हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेवी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फ्रेंड्स प्रीपेड कार्ड्स। तो प्रीपेड कार्ड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उन सब के बारे में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि प्रीपेड कार्ड क्या होता है और डिफरेंट टाइप के प्रीपेड कार्ड्स कौन से होते हैं, किसमें कितना कैश लोड किया जा सकता है अगर केवाईसी हुई है तो, नहीं हुई है तो लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन यह है कि आपको प्रीपेड कार्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए वो सारी की सारी इस लेक्चर में आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्रीपेड कार्ड क्या होता है। बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो अब देखिए प्रीपेड कार्ड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो पहले प्रीपेड कार्ड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए जैसे डेबिट कार्ड हमने समझ लिया है, क्रेडिट कार्ड भी हमको समझ है ना। डेबिट कार्ड में क्या होता है, बाई नाउ पे नाउ होता है। क्रेडिट कार्ड में बाई नाउ पे लेटर होता है। लेकिन प्रीपेड कार्ड क्या होता है, एक आपके पास कार्ड दे दिया जाता है, उस कार्ड में कुछ वैल्यू लोड कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए सबसे बढ़िया एग्जांपल रहेगा, मान लीजिए आपके फादर आपको जो है पॉकेट मनी देते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक कार्ड इशू करवा दिया है। और जो पॉकेट मनी उनको, जैसे मान लीजिए वो महीने में आपको 10,000 रुपये देते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेंगे, उस कार्ड पर हर महीने 10,000 रुपये लोड करवा देते हैं, रिचार्ज टाइप का करवा देते हैं, समझ लीजिए। अब इस कार्ड में जो टोटल रुपए हैं वो 10,000 रुपये हैं, प्रीपेड हैं, पहले ही पापा ने पे कर रखे हैं, तभी वो 10,000 रुपये उस कार्ड में हैं। अब ये जो बेटा है उनका या बेटी है, वो ले जा करके इस कार्ड को यूज करके अपना शॉपिंग करे, जो भी उसकी बेसिक नीड हैं, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, उसको वो 10,000 रुपये में यूज कर सकता है। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि अगर इस 10,000 से ज़्यादा वो इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि खाते में या इस कार्ड में पैसा ही टोटल 10,000 रुपये है। कार्ड में कितना पैसा लोडेड है, 10,000 रुपये, उससे ज़्यादा वो यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें जीरो बैलेंस हो जाएगा। फिर से पापा को बोलना पड़ेगा कि पापा जो है अगला महीना आ गया है, मुझे फिर से 10,000 रुपये इसमें लोड कर दीजिए। तो अगली बार फिर 10,000 रुपये अगर वो लोड करवा देते हैं तो फिर आपका 10,000 रुपये खर्च किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से काम करता है प्रीपेड कार्ड आपका फ्रेंड्स। ओके, प्रीपेड है मतलब पैसे पहले देने पड़ेंगे, है ना। जैसे जो मोबाइल वगैरह होते हैं, प्रीपेड मोबाइल की क्या खासियत होती है, आपको अगर कॉल करनी है और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, मोबाइल अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो वो बोलता है कि आपके खाते में बैलेंस नहीं, पहले रिचार्ज करिए, है ना। फिर आप क्या करते हैं, 10-20 रुपये 30 रुपये जितने का भी रिचार्ज आपने डलवाया, जो आपको टॉक टाइम मिला उससे फिर बात करते हैं। तो कहने मतलब जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तब तक आप बात नहीं कर सकते। प्रीपेड मोबाइल का ये कॉन्सेप्ट होता है। उसी तरीके से प्रीपेड कार्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब तक इस कार्ड में वैल्यू लोड नहीं होगी, पैसे पहले से लोडेड नहीं होंगे, तब तक इस कार्ड के रखने का कोई मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, दूसरा एग्जांपल हो सकता है फ्रेंड्स, गिफ्ट कार्ड वगैरह का भी एग्जांपल चलता है। शादियों में अगर आप जा रहे हैं तो आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कार्ड दे दीजिए, उसमें उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। उस गिफ्ट कार्ड पर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लोड करवा दिए, तो अब वो गिफ्ट कार्ड जो है एक तरीके से उसका कार्ड ही हो गया, और उसको वो 10,000 रुपये के लिए यूज कर सकता है, कर सकती है, जिसको भी आपने गिफ्ट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो प्रीपेड कार्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो प्रीपेड कार्ड्स आर इशूड विद द ऑब्जेक्टिव टू ऑफर ए सर्विस टू द अनबैंक्ड ऑडियंस एंड टू एक्ट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द कार्ड मार्केट। तो यहाँ पर प्रीपेड कार्ड जो इशू किए जाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स, अनबैंक्ड ऑडियंस, जिन लोगों को बैंकिंग की सर्विसेज नहीं मिली है, उनको जो है सर्विस ऑफर करने की कोशिश की जाती है। मतलब अगर जिसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो उसको प्रीपेड कार्ड देने का बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं बनता है। तो ऐसे में प्रीपेड कार्ड वही लोग ज़्यादा यूज करेंगे जो अनबैंक्ड हैं, जिनके पास बैंकिंग की सर्विसेज नहीं अवेलेबल हैं। ओके, एंड टू एक्ट एज एन एक्सटेंशन ऑफ कार्ड मार्केट, और कार्ड मार्केट के लिए एक्सटेंशन का तो काम करेगा ही, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की मार्केट थी ही, प्रीपेड कार्ड भी एंटर कर गया तो कार्ड मार्केट भी बढ़ जाती है। उसके बाद में प्रीपेड कार्ड कैन बी इशूड ऑन सोलो बेसिस। अब कोई बैंक जो है खुद अकेले भी प्रीपेड कार्ड इशू कर सकता है, और थ्रू को ब्रांडेड बेसिस, और किसी दूसरे बैंक कंपनी के साथ मिल करके भी को ब्रांडेड बेसिस पर भी क्रेडिट अपना प्रीपेड कार्ड इशू कर सकता है। विथ बैंक एज फिजिकल कार्ड, इसे फिजिकल कार्ड के रूप में, वर्चुअल कार्ड के रूप में, या मोबाइल वॉलेट के रूप में भी इशू किया जा सकता है। तो बात क्लियर हो गई। प्रीपेड कार्ड बैंक अकेला खुद सोलो बेसिस पर भी इशू कर सकता है, खुद एक बैंक अपना खुद का प्रीपेड कार्ड ले आए। दूसरा तरीका हो सकता है कि वो को ब्रांडेड कार्ड ले आए किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एयरलाइंस वगैरह के साथ या होटल वगैरह के साथ मिल करके को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड ले आए, या फिर जो है, ठीक है, तो ये दो तरीके से इशू हो सकता है। दूसरा ये फिजिकल कार्ड हो सकता है, जैसा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में होता है उसी तरीके का ये आपका फिजिकल कार्ड हो सकता है। वर्चुअल कार्ड हो सकता है, मतलब सिर्फ जो है आपको वर्चुअली दिखाई देगा, नंबर्स वगैरह सारा कुछ काम करेगा, लेकिन आपको यू कांट टच इट, ऐसे समझ लीजिए, इसे छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है, और मोबाइल वॉलेट भी हो सकता है, जो हमारे पेटीएम वॉलेट होते हैं, अमेजन के वॉलेट होते हैं, उस तरीके से वॉलेट भी जो है वॉलेट के तौर पर भी इशू किया जा सकता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी क्लियर हो गई बातें हमें। NPCI ऑफर्स रुपे प्रीपेड कार्ड। सब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, रुपे के प्रीपेड कार्ड के कई सारे वेरिएंट ऑफर करता है, जिसके कुछ एग्जांपल हैं। गिफ्ट कार्ड, मैंने आपको बताया कि आपको गिफ्ट करना है किसी दोस्त को, 11,000 रुपये देना है, तो आप नकदी मत दीजिए उसको, जो है एक प्रीपेड कार्ड दे दीजिए 11,000 रुपये का, जिसे हम गिफ्ट कार्ड बोलेंगे। वो उस 11,000 रुपये के कार्ड को लेगा, जहाँ चाहेगा वहाँ शॉपिंग कर पाएगा। पेरोल कार्ड, जो अपने एम्प्लॉय, कोई भी कंपनी है वो अपनी एम्प्लॉय को चाहती है कि उसकी सैलरी हम जो है उसको प्रीपेड कार्ड के थ्रू करना चाहें, तो पेरोल कार्ड इशू कर दिया जाएगा। अब कंपनी को क्या करना होगा, हर एक कार्ड पर उसकी जिस एम्प्लॉय की जितनी सैलरी है उतने रुपए उसको लोड कर देने होंगे। बैंक से लोड करवा ले या खुद से लोड कर दे, नेफ्ट RTGS वगैरह के थ्रू, ठीक है। एक बार वो लोडिंग हो गई तो वो पेरोल कार्ड की तरह ही काम करेगा। हर एम्प्लॉय को वो कार्ड दे दिया, उसके पैसे उतने मिल गए जितनी उसकी सैलरी थी, और वो उसे यूज कर सकता है। उसके बाद में वर्चुअल कार्ड के तौर पर भी, स्टूडेंट कार्ड के तौर पर भी इसे यूज किया जा सकता है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि प्रीपेड कार्ड क्या होते हैं। ये पहली बात तो अनबैंक्ड ऑडियंस के पर्पज से लाए गए हैं, ठीक है। जिनके पास बैंकिंग सर्विस नहीं उनके लिए ज़्यादातर लाया गया है। कार्ड मार्केट में एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, कोई डाउट नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की मार्केट में एक और कार्ड की एंट्री होती है, प्रीपेड कार्ड की। प्रीपेड कार्ड बैंक खुद इशू कर सकता है या किसी ब्रांड के साथ मिल करके भी इशू कर सकता है। इसे फिजिकल फॉर्म में भी इशू किया जा सकता है, वर्चुअल कार्ड के तौर पर भी इशू किया जा सकता है, मोबाइल वॉलेट के तौर पर भी इशू किया जा सकता है। NPCI डिफरेंट टाइप के रुपए प्रीपेड कार्ड ऑफर करता है, जिसमें से आपका गिफ्ट कार्ड किसी को गिफ्ट देने के काम आता है, पेरोल कार्ड एम्प्लॉय की सैलरी देने के काम आता है, स्टूडेंट कार्ड जो अभी मैंने आपको बताया पापा और बेटे वाला एग्जांपल, वो समझ लीजिए एक तरीके से स्टूडेंट कार्ड ही था। और वर्चुअल कार्ड वही हो गया जिसे हम फिजिकली टच ना कर सकें फ्रेंड्स, ओके। तो ये बात हो गई हमारी प्रीपेड कार्ड के बारे में। अब देखिए, हमने प्रीपेड कार्ड समझ लिया है, और प्रीपेड कार्ड आपका पार्ट होता है, ये प्रीपेड कार्ड आपका पार्ट होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का फ्रेंड्स, ओके। PPI का पार्ट होता है एक, ठीक है। तो प्रीपेड कार्ड जो होता है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट होता है प्रीपेड कार्ड, ठीक है। तो प्रीपेड कार्ड के बारे में हमने इसलिए ये पढ़ा ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की जब बात कर रहे हैं तो जनरली हम प्रीपेड कार्ड की ही बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओके। तो अब यहाँ हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो देखिए, PPIs आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट। अब जो PPI होते हैं आपके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं फ्रेंड्स, वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। PPI क्या होते हैं, PPIs आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं दैट फैसिलिटेट। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी उसमें शामिल होती हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और फंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब एक खाते से दूसरे खाते में या एक PPI से दूसरे PPI में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी सहायता से हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं, और साथ ही साथ फंड को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इसके लिए जो वैल्यू उस कार्ड में स्टोर होगी, है ना, प्रीपेड है, इसलिए जो पैसा अगर इस कार्ड में 1,00,000 रुपए हैं तो वही आप रिमिट कर सकते हो, वही आप फंड ट्रांसफ़र में यूज़ करते हो, वही आप परचेज और उसके लिए यूज़ कर सकते हो। पैसा कहीं और से नहीं आता है, जो भी वैल्यू स्टोर होगी आपके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में वही यूज किया जा सकती है। तो क्लियर हो गई बात इतनी कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम सामान को खरीदने के लिए कर सकते हैं, सर्विसेज को खरीदने के लिए कर सकते हैं, रेमिटेंस के लिए कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र के लिए कर सकते हैं, बशर्ते कि जो वैल्यू कार्ड में स्टोर होगी उसी को ही यूज किया जा सकता है। अब जो हमारे देश में PPI इशू किए जाते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, आगे थोड़ा ज़्यादा सीरियसली पढ़िएगा। तो PPIs कैन बी यूज्ड इन कंट्री आर क्लासीफाइड अंडर 3 टाइप्स, ठीक है। तो हमारे देश में जो भी PPI इशू किए जाते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, क्लोज सिस्टम PPI, सेमी क्लोज सिस्टम PPI और ओपन सिस्टम PPI। डिफरेंस अगर समझना चाहिए तो PPIs कैन बी इशूड एज कार्ड या वॉलेट्स, है ना, इनको कार्ड के तौर पर भी इशू कर सकते हैं और वॉलेट के तौर पर भी इशू कर सकते हैं। और कार्ड में भी आपका फिजिकल कार्ड भी हो सकता है, जैसे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं, और दूसरा वर्चुअल कार्ड भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो PPIs होते हैं वो कार्ड के तौर पर, वॉलेट के तौर पर, और कार्ड भी 2 तरीके के, फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीके के इशू किए सकते हैं। तो हमारे देश में जो भी PPI यूज की जाती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, क्लोज सिस्टम, सेमी क्लोज, ओपन। तो क्लोज सिस्टम PPI क्या होता है फ्रेंड, देखिए एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए रिलायंस ट्रेंड है कंपनी, ठीक है, रिलायंस ट्रेंड है, तो उसने क्या किया, अपने सभी कस्टमर को एक कार्ड इशू कर दिया, प्रीपेड कार्ड PPI इशू कर दी है, ठीक है। तो अब इसमें
खासियत क्या होगी कि रिलायंस ट्रेंड का जो ये कार्ड होगा वो सिर्फ भारत के या दुनिया में जहाँ भी रिलायंस ट्रेंड का स्टोर होगा वहीं पर ही यूज होगा, इसीलिए इसे क्लोज सिस्टम पीपीआई हम कहेंगे। क्लोज सिस्टम मतलब ये क्लोज्ड है, केवल रिलायंस ट्रेंड के अलावा और कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा सेमी क्लोज, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। क्लोज सिस्टम का जो एक ही, जैसे बिग बाजार ने अपना कार्ड इशू कर दिया, मान लीजिए बिग बाजार ने पीपीआई अगर इशू कर दी, तो अब क्या होगा कि आपने शॉपिंग की तो बिग बाजार के किसी भी रिटेल चेन में आप चले जाओगे तो वहाँ इसको यूज कर सकते हो। बिग बाजार से आप बाहर निकले, इस कार्ड का कोई मतलब नहीं है, ना तो आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ना किसी और को पेमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लोज सिस्टम पीपीआई हो गया। सेमी क्लोज में थोड़ा सा ढील दी जाती है। क्लोज सिस्टम क्या कहता है कि आपने मान लीजिए बिग बाजार का प्रोडक्ट लिया, मान लीजिए बिग बाजार का कार्ड है, तो सिर्फ बिग बाजार पर ही लिमिटेशन थी। क्लोज सिस्टम वाले में सिर्फ बिग बाजार पे यूज हो सकता था। लेकिन अब क्या है कि बिग बाजार थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता है अपने बिजनेस को, तो उसने क्या किया कि 2-4 और संस्थाओं से मान लीजिए टाई अप कर लिया। तो मान लीजिए इसने जो है रिलायंस ट्रेंड से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, रिलायंस ट्रेंड से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या जोमेटो से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बिग बाजार का ये कार्ड जिस भी संस्था के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, बिग बाजार, वो बिग बाजार करेगा, कस्टमर नहीं, जिसके साथ भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जोमेटो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या रिलायंस ट्रेंड के साथ कर लिया, तो वहाँ पर भी ये कार्ड यूज हो सकता है। इसीलिए इसे सेमी क्लोज कहते हैं, पूरी तरह से क्लोज नहीं है, समझ लीजिए। बिग बाजार में तो यूज होगा ही होगा, उसके अलावा जोमेटो पर और रिलायंस ट्रेंड में भी यूज होगा, इसीलिए इसे सेमी क्लोज सिस्टम कहते हैं। इन एग्जाम्पल्स को फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे तो काफ़ी सारी बातों के आंसर आप खुद कर पाएंगे। अब उसके बाद में तीसरे टाइप के कार्ड आते हैं फ्रेंड्स, ओपन सिस्टम पीपीआई। इनमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं होती है, ये कहीं भी यूज हो सकते हैं, कैश विड्रॉल की भी फैसिलिटी देते हैं, हर चीज़ करवाते हैं, ठीक है। तो ये ओपन सिस्टम पीपीआई होते हैं, इसमें थर्ड पार्टी का भी कोई लिमिटेशन नहीं है, हर चीज़ हो गई। तो ये लगभग मतलब मैंने आपको अप्रॉक्स बातें बताई हैं, डिटेल में अभी इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, काफ़ी सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी हिसाब किताब यही है फ्रेंड्स, ओके। तो पीपीआई इशू कर सकते हैं कार्ड के रूप में और वॉलेट के रूप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब पहला टॉपिक इसमें से उठाएंगे, क्लोज सिस्टम पीपीआई क्या होता है। तो मैंने पहले ही आपको समझाया एग्जांपल के तौर पर कि दीज पीपीआईज आर इशूड बाय एन एंटिटी, तो इन्हें कोई ना कोई एक एंटिटी इशू करती है, यानी बैंक का जिक्र नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ओके। जैसे एग्जांपल के लिए रिलायंस ट्रेंड फॉर फैसिलिटेटिंग द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दैट एंटिटी ओनली। ध्यान देंगे कि इसमें फैसिलिटेट करता है, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप कर सकते हैं फ्रॉम दैट एंटिटी ओनली, केवल उसी एंटिटी से। अगर रिलायंस ट्रेंड ने जो है अपना क्लोज सिस्टम पीपीआई इशू किया है तो सिर्फ रिलायंस ट्रेंड पर ही गुड्स और सर्विसेज परचेज किए सकते हैं, एंड डू नॉट परमिट कैश विड्रॉल, और इसमें कैश का विड्रॉल नहीं हो सकता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो क्लोज सिस्टम पीपीआई वही होते हैं जो एक एंटिटी द्वारा इशू किए जाते हैं और गुड्स और सर्विसेज आप परचेज कर सकते हैं, प्लस केवल उसी एंटिटी से कर पाएंगे, फ्रॉम दैट एंटिटी ओनली। अगर रिलायंस ट्रेंड ने जो है आपको क्लोज सिस्टम पीपीआई दिया हुआ है तो केवल रिलायंस ट्रेंड पर ही वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, और ये कैश विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल करवाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैश विड्रॉल नहीं अलाउ होता है। दीज इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट और सेटलमेंट फॉर थर्ड पार्टी सर्विसेज, तो किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर रिलायंस ट्रेंड का कार्ड है और क्लोज सिस्टम कार्ड है तो मैं ले जा करके इसको बिग बाज़ार में या फिर जो है दिल्ली मेट्रो में, इन जगहों पर कहीं और नहीं यूज कर पाऊंगा, मैकडी वगैरह में कहीं हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम कार्ड है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी को देखेगा, क्लोज है। मेरी कंपनी के अलावा बाकी सब जगह के लिए ये क्लोज है और कहीं नहीं यूज हो सकता, बस केवल इसी दायरे में यूज होगा फ्रेंड्स, ओके। द इशुएंस एंड ऑपरेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट क्लासिफाइड एज पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जो अगर क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई इशू कर रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लोज सिस्टम पीपीआई अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इशू कर रहा है तो इसे पेमेंट सिस्टम नहीं मानता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान देंगे कि इसको इशुएंस और ऑपरेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट क्लासिफाइड एज पेमेंट सिस्टम, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट सिस्टम नहीं मानता है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई, इसके लिए आरबीआई से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए बिग बाज़ार चाहता है कि वो अपना जो है प्रीपेड कार्ड इशू करे, क्लोज सिस्टम का अगर करना चाहता है, क्लोज सिस्टम का अगर प्रीपेड कार्ड इशू करना चाहता है तो उसके लिए उसे आरबीआई से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंपनी अपना प्रीपेड कार्ड क्लोज सिस्टम का इशू कर सकती है, क्योंकि इसको पेमेंट कार्ड नहीं, पेमेंट सिस्टम में नहीं माना जाता है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पेमेंट सिस्टम, और इसलिए इसके लिए आरबीआई का अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी कंपनी
क्लोज सिस्टम पीपीआई इशू करना चाहता है तो उसके लिए उसे आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट को, क्लोज सिस्टम इंस्ट्रूमेंट को हम पेमेंट सिस्टम में क्लासीफाई ही नहीं करते, इसे पेमेंट सिस्टम मानते ही नहीं हैं। अब एक समरी देखिए, तो इसे इशू कौन करता है फ्रेंड्स? क्लोज सिस्टम पीपीआई को नॉन बैंक करते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, रिलायंस ट्रेंड हो गया, बिग बाज़ार हो गया। कैश विड्रॉल अलाउ होता है तो नहीं अलाउ होता है। क्या इसे थर्ड पार्टी पर यूज कर सकते हैं? यानी दिल्ली मेट्रो का कार्ड है और मैं चाहता हूँ बिग बाज़ार में यूज करना, तो ये भी अलाउ नहीं होता है। क्लियर हो गई होगी बात। तो केवल एक काम हो रहा है, मतलब यहाँ पर दिल्ली मेट्रो इशू कर रहा है या रिलायंस ट्रेंड इशू कर रहा है, नॉन बैंक द्वारा इशू किया जाता है। कैश विड्रॉल अलाउ नहीं होता, थर्ड पार्टी यूज अलाउ नहीं होता है। ये हो गया आपका क्लोज सिस्टम पीपीआई। अब दूसरा टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स, सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए रिलायंस ट्रेंड का कार्ड है और उनकी जो है टाई अप हो गई बिग बाज़ार के साथ में, तो रिलायंस ट्रेंड में भी चलेगा, साथ साथ बिग बाज़ार में भी चल जाएगा। कल को चल करके वो जोमेटो से अगर या स्विगी से टाई अप कर लेते हैं तो आपका बिग बाज़ार में भी चलेगा, जोमेटो में भी चल जाएगा, रिलायंस ट्रेंड में तो चल ही रहा था। तो थोड़ा सा मतलब हमने क्लोज से सेमी क्लोज कर दिया, हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी और लेकर के आए, इसीलिए इसे सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई कहा जाता है। तो दीज पीपीआईज आर, ये नाट हटा दीजिएगा फ्रेंड्स, ओके। तो दीज पीपीआईज आर इशूड बाय बैंक्स। तो सेमी क्लोज पीपीआई बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं, अप्रूव्ड बाय आरबीआई, यहाँ पर आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत है। एंड नॉन बैंक भी इशू कर सकते हैं, कंपनियां भी इशू कर सकती हैं, लेकिन उनको अथराइज होना चाहिए आरबीआई द्वारा। तो ये अब आपको क्लोज सिस्टम पीपीआई में क्लियर हो गया होगा कि वहाँ आरबीआई के अथराइजेशन की ज़रूरत नहीं थी, और इशू केवल नॉन बैंक करते थे और आरबीआई के अथराइजेशन की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर नॉन बैंक को भी बिग बाज़ार चाहता है कि हम सेमी क्लोज पीपीआई लेकर के आएँ, तो आरबीआई से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, ओके। रिलायंस ट्रेंड चाहता है कि हम सेमी क्लोज पीपीआई लेकर के आएँ, तो आरबीआई से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। क्लियर रखिएगा इस बात को। तो दीज पीपीआईज आर नॉट इशूड, दीज पीपीआईज आर इशूड बाय बैंक्स। तो ये बैंक द्वारा या नॉन बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं। दोनों केसेस में आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत होती है। फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो किस पर्पज़ के लिए इशू किया जाता है? गुड्स और सर्विसेज के परचेज के लिए, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, रेमिटेंस फैसिलिटी, इन सभी काम के लिए यूज किया जाता है। एट ए ग्रुप ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशन, और इनको यूज कहाँ किया जा सकता है? अपने खुद के स्टोर में भी यूज किया सकता है। और उसके अलावा अ ग्रुप ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशन, एक मर्चेंट लोकेशन जो क्लियरली आइडेंटिफाइड होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, रिलायंस ट्रेंड की बात की मैंने, तो साथ साथ मैंने जोमेटो का भी नाम लिया और साथ ही साथ मैंने रिलायंस आपका बिग बाज़ार का भी नाम लिया। तो ये जो बिग बाज़ार, जोमेटो वगैरह है, ये क्लियरली आइडेंटिफाइड जो है मर्चेंट लोकेशन है कि आपका कार्ड यहाँ पर भी एक्सेप्ट होगा। मर्चेंट लोकेशन एस्टेब्लिशमेंट विच हैव स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट विद द इशूअर, यहाँ पर जो इशूअर है, जैसे रिलायंस ट्रेंड का अगर कार्ड है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इश्योर कौन है? रिलायंस ट्रेंड है, उसका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ में अदर के साथ होना चाहिए, तभी वहाँ पर यूज किया सकता है टू एक्सेप्ट द पीपीआई एज ए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तभी वो उसे पीपीआई को एज ए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करेंगे फ्रेंड्स, ओके। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई क्या होता है। एक तो इसको इशू करते हैं बैंक और नॉन बैंक दोनों करते हैं, और आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही करते हैं। इसको यूज किया सकता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेमिटेंस के लिए, ठीक है। और कहाँ यूज किया सकता है? अपने खुद के चेन में या स्टोर में तो यूज किया जा सकता है, जैसे रिलायंस ट्रेंड में तो यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ में जिन क्लियरली आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशन एस्टेब्लिशमेंट में भी यूज किया सकता है, जिनके साथ में रिलायंस ट्रेंड का टाई अप होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए विद द इशूअर। अगर इशूअर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तभी वो जो है इस्टेब्लिशमेंट उसे एक्सेप्ट करेगा, वो मर्चेंट उसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, पीपीआई को पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह पे। तो ये आपका सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई हो गया। दीज इंस्ट्रूमेंट डू नॉट परमिट कैश विड्रॉल, देखिए यहाँ पर भी कैश विड्रॉल अलाउ नहीं हो रहा है, अभी ध्यान रखेंगे, इसमें भी कैश विड्रॉल अलाउ नहीं है, क्लोज्ड वाले में भी अलाउ नहीं हो रहा था, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर इशूड बाय बैंक या नॉन बैंक। अब ये चाहे कोई बैंक इशू कर दे सेमी क्लोज्ड पीपीआई, और चाहे कोई नॉन बैंक इशू कर दे, किसी भी केस में कैश विड्रॉल की परमिशन नहीं होती है। तो अब अगर हम इसको समराइज करें तो इशू किया जाता है बैंक द्वारा या नॉन बैंक द्वारा। नॉन बैंक में आप दिल्ली मेट्रो का, रिलायंस ट्रेंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैश विड्रॉ अलाउ नहीं होता है, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी यूजेज अलाउ हो सकता है, बशर्ते कि ओनली इफ़ ये कंडीशन रहेगी कि दिल्ली मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट बिग बाज़ार के साथ हो, तभी इसे यूज किया सकता है। तो अगर आप क्लोज्ड वाला देखें, याद करिए क्लोज्ड वाला जो था
तो उसमें पहली बात तो ये था कि ये नॉन बैंक द्वारा क्लोज्ड वाला इशू किया जाता है। कैश विड्रॉल उसमें भी नहीं अलाउ था, उसमें थर्ड पार्टी नॉट अलाउड था, बाकी ये सब कोई बात ही नहीं थी। ये मैं क्लोज्ड वाले का बता रहा हूँ, पहला वाला जो था। अब सेमी क्लोज में क्या चेंजेज आए? सेमी क्लोज में बैंक और नॉन बैंक दोनों इशू कर सकते हैं, यानी जैसे दिल्ली मेट्रो इशू कर दें, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र कोई भी इशू कर दें। कैश विड्रॉल इसमें भी अलाउ नहीं होता है। थर्ड पार्टी यूजेज अलाउ होते हैं, जैसे बिग बाज़ार में आप थर्ड पार्टी बिग बाज़ार हो गई वहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो का जिसका कार्ड है उसका कॉन्ट्रैक्ट उस थर्ड पार्टी के साथ होना चाहिए, तभी यूज करना अलाउ किया जा सकता है। फ्रेंड ध्यान रखेंगे इस बात। देखिए यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इसीलिए मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ। डिटेल में तो हम बातें कर ही रहे हैं, लेकिन समराइज भी पढ़ रहे हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेमी क्लोज्ड पीपीआई? अब ये पूछ रहे हैं कि सेमी क्लोज्ड पीपीआई कौन कौन सी हैं। तो देखिए सेमी क्लोज्ड पीपीआई जो है 3 तरीके की हो सकती है फ्रेंड्स आपकी। देखिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेमी क्लोज्ड पीपीआई, 3 तरीके की होती हैं। एक तो पीपीआई अप टू 10,000 वेयर मिनिमम डिटेल्स ऑफ द पीपीआई होल्डर आर ऑब्टेन्ड। तो 3 तरीके के कौन कौन से हैं? एक तो देखिए यहाँ पर एक समराइज करता हूँ मैं। आउटस्टैंडिंग 10,000, आउटस्टैंडिंग 10,000, आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए पॉसिबल होता है। अगर फुल केवाईसी हुई है तो पीपीआई होगा जो उसमें आउटस्टैंडिंग 1 लाख हो सकता है। अगर पीपीआई होगा जिसमें मिनिमम डिटेल उसने कस्टमर ने दी है, जिसे मिनिमम डिटेल पीपीआई कहते हैं, तो 10,000 रुपये तक आउटस्टैंडिंग हो सकती है। और अगर केवल बैंक से कैश लोड करवाना, मतलब बैंक से अकाउंट से लोड करवाना चाहता है, तो उस तरीके का भी पीपीआई इशू किया सकता है, उसमें भी आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये ही होती है। पहले में और दूसरे में क्या डिफरेंस है? अब आपको लग रहा होगा कि 10,000 आउटस्टैंडिंग यहाँ भी है, 10,000 आउटस्टैंडिंग यहाँ भी है। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है फ्रेंड्स, इसमें मिनिमम डिटेल पीपीआई में कैश वगैरह से लोडिंग हो जाएगी इस कार्ड में, जबकि यहाँ पर बैंक अकाउंट से ही लोडिंग हुई। यही इतना डिफरेंस है। यहाँ आप कैश ले करके गए, मिनिमम डिटेल आपने दे दी, आपके डेबिट कार्ड, आपके जो है प्रीपेड कार्ड में पैसा लोड कर दिया गया कैश के थ्रू, तो उसे पीपीआई जिसमें आउटस्टैंडिंग 10,000 हो सकती है वो पहला टाइप हो जाएगा। और दूसरा पीपीआई का टाइप है जिसमें बैंक अकाउंट से ही लोड होगा, 10,000 रुपये ही आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम हो सकती हैं। और तीसरा होगा एक पीपीआई जिसमें फुल केवाईसी हुई रहेगी, उसमें 1 लाख रुपए तक की आपकी 1 लाख रुपए तक की आउटस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये मैं एक बात कर रहा हूँ जो सेमी क्लोज्ड पीपीआई हैं। देखिए सबसे पहले हमने समझा क्लोज्ड पीपीआई के बारे में जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज हो सकते हैं, फिर हमने समझा सेमी क्लोज्ड पीपीआई के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन के अलावा थर्ड पार्टी के यहाँ भी यूज हो सकते हैं। अब इसी सेमी क्लोज्ड पीपीआई के ही वैरायटी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सेमी क्लोज्ड पीपीआई 3 तरीके के होते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान रख करके ही जाइएगा। 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग, 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग, 1 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग हो सकता है। किसी भी समय खाते में मैक्सिमम इतना आउटस्टैंडिंग हो सकता है, इतना रुपये हो सकते हैं। अगर फुल केवाईसी हुई पड़ी है तो 1 लाख रुपये हो सकता है। अगर बैंक अकाउंट से लोड करवा रहे हैं आप अपने कार्ड को, तो 10,000 रुपये हो सकता है आउटस्टैंडिंग। और अगर मिनिमम डिटेल दे करके आपने पीपीआई इशू करवाने की कोशिश की है तो भी आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये हो सकते हैं। ये 3 टाइप के कार्ड हैं। तीनों टाइप के कार्ड की हम अभी डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब अगला सवाल ये है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर फुल केवाईसी कहा गया, फुल केवाईसी पीपीआई, तब तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है केवाईसी में क्या क्या लेना होता है। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपके पास मिनिमम डिटेल पीपीआई इशू करवाने आता है, या बैंक अकाउंट जो है बैंक अकाउंट से लोडिंग वाला पीपीआई इशू करवाने आता है, तो आपको क्या क्या डिटेल लेनी पड़ेगी? तो वही बता रहा है कि व्हाट आर द डिटेल्स टू बी ऑब्टेन्ड इन अ मिनिमम डिटेल पीपीआई एंड पीपीआई विद लोडिंग ओनली फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे मिनिमम डिटेल पीपीआई इशू करना है, तो आप उससे क्या क्या चीज़ें लेंगे? तो ध्यान रखिएगा कि मिनिमम डिटेल्स इन केस ऑफ मिनिमम डिटेल पीपीआई एंड पीपीआई विद लोडिंग ओनली फ्रॉम बैंक अकाउंट, दोनों केसेस में सेम होती है, सेम है। ध्यान रखिए जो मिनिमम डिटेल बैंक कस्टमर की हमें चाहिए वो दोनों केस में, चाहे मिनिमम डिटेल पीपीआई हो और चाहे उसमें बैंक अकाउंट से लोडिंग वाला पीपीआई हो, दोनों केसेस में सेम होती है। मिनिमम डिटेल मतलब कम से कम इतनी डिटेल देगा तभी हम उसको जो है, कोई कस्टमर आपके पास आता है उसके पास मिनिमम कितनी क्या क्या चीज़ें उससे चाहिए होंगी कि आप ये दोनों चीज़ें इशू कर सको। तो दोनों में सेम है, जो आपको इसमें मांगना है मिनिमम डिटेल पीपीआई में, उतनी ही डिटेल आपको इसमें भी मांगनी होती है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ चाहिए ये फ्रेंड्स जो है, पिछली बार जो आपका वो आया था केस स्टडी आई थी, उसमें ये चीज़ पूछी गई थी कि एक कस्टमर आपके पास आता है और उसके पास में कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन इसी बात को कैसे वो घुमाते हैं, उसके पास कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आपसे पूछता है कि मुझे जो है एक जो है प्रीपेड कार्ड इशू कर दीजिए। तो अब आप कौन सा प्रीपेड कार्ड इशू करेंगे? तो उसमें ऑप्शन दिया था मिनिमम डिटेल जो है मिनिमम डिटेल सेमी क्लोज पीपीआई, मिनिमम डिटेल ओपन
PPI ऐसे करके ढेर सारे ऑप्शन दिए थे, तो वहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कस्टमर KYC डॉक्यूमेंट नहीं लाता है तो उसको हम पहली बात तो सेमी क्लोज PPI ही इशू करेंगे। ठीक है, कौन सा इशू करेंगे? सेमी क्लोज PPI इशू करेंगे। और उससे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ एक तो ये कि मोबाइल नंबर चाहिए जो कि OTP वेरीफाई करने का काम आना चाहिए। मोबाइल नंबर वेरीफाइड विथ OTP। ठीक है, तो हमें मोबाइल नंबर चाहिए कस्टमर का OTP वेरीफाइड होना, OTP वेरीफाई करने के लिए, ऐसे कह लीजिए हमें मोबाइल नंबर चाहिए कस्टमर का उसका OTP वेरीफाई करने के लिए। और दूसरा एक सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नेम देगा कस्टमर, अपने नाम का डिक्लेरेशन देगा और यूनिक आइडेंटिटी या आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा किसी भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट या ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अपने नाम का एक सेल्फ डिक्लेरेशन देगा, A4 पेपर पर या सादे कागज़ पर अपने नाम का डिक्लेरेशन देगा, मेरा नाम ये है, पता ये है, ये वो सारी डिटेल लिखेगा। और साथ ही साथ एक नंबर आपको प्रोवाइड करेगा, यूनिक आइडेंटिटी या आइडेंटिफिकेशन नंबर सिर्फ देगा। ध्यान दीजिए, आपको पैन कार्ड का नंबर बता देगा, पासपोर्ट का नंबर बता देगा, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर बता देगा, आधार कार्ड का वोटर ID का नंबर बता देगा, कोई कुछ देगा नहीं उसमें से। ध्यान देंगे यहाँ पर, हमें चाहिए नहीं कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई चाहिए नहीं, बस उसका नंबर चाहिए हमें, यूनिक आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए किसी भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का, जो कि 7 हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रखिए अगर कोई कस्टमर आता है बिना KYC का PPI इशू करवाने के लिए तो हमें 2-3 चीज़ें चाहिए। 3 क्या? एक तो उसका मोबाइल नंबर चाहिए OTP वेरिफिकेशन के लिए विथ OTP 1 टाइम पिन, है ना, मोबाइल नंबर वेरीफाइड विथ OTP चाहिए। और दूसरा चाहिए उसका सेल्फ नेम डिक्लेरेशन, है ना, उसके नाम का डिक्लेरेशन देगा, सेल्फ नेम डिक्लेरेशन देगा। और तीसरी चीज़ क्या देगा? जो भी वैलिड, जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं उनका नंबर केवल बता देगा फ्रेंड्स। ओके, हमें OBD की फोटोकॉपी या ओरिजिनल नहीं चाहिए होता, उसका केवल नंबर बता दें कि सर मेरा आधार कार्ड का नंबर ये है, या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर ये है, या मेरे पैन कार्ड का नंबर ये है, दैट विल बी ओके। तो 3 चीज़ें हो गई। एक तो मोबाइल नंबर चाहिए होगा OTP के साथ में, ठीक है, OTP के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ऐसे समझ लीजिए। दूसरा उसका नाम का डिक्लेरेशन चाहिए, नाम का सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए कि मेरा नाम ये है एक कागज़ पर। और तीसरा उसके जो है किसी एक जो है आइडेंटिटी कार्ड का, है ना, किसी एक आइडेंटिटी कार्ड का नंबर चाहिए होगा। आइडेंटिटी कार्ड कौन कौन से वैलिड हैं? वो ये 7 हैं फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में 7 हैं। वो पैन नंबर बता दे, काम चल जाएगा। वो पासपोर्ट का नंबर बता दे, केवल काम चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर बता दे, चल जाएगा। वोटर ID कार्ड जो होता है उसका नंबर बता दे। नरेगा जॉब कार्ड का नंबर बता दे। प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड जो नंबर अप्लाई किया हुआ है उसका नंबर दे दे। लेटर इशूड बाई नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो उसका भी नंबर बता दे, तो भी हम उसको PPI इशू कर सकते हैं। यहाँ पर हमें उसकी फ़ोटोकॉपी की या ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अगर KYC होती तो वो कस्टमर आपके पास में मिनिमम के लिए ना आता। समझिए आप इस बात को, अगर उसके पास में KYC होती तो वो मिनिमम डिटेल PPI या PPI लोडिंग फ्रॉम बैंक अकाउंट से ना आता। वो सीधे सीधे बोलता कि आप हमको जो है KYC वाला PPI इशू कर दीजिए फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई अब आपको? तो आपके पास कोई कस्टमर आता है जिसका हमें फुल KYC करवाने का ऑप्शन नहीं है, तो क्या बात होगी? तो ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये हो सकती है अगर KYC नहीं हुई पड़ी है। 10,000 से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किसी समय पर नहीं हो सकती। अगर फुल KYC करवा लोगे तो 1 लाख रुपये हो जाएगी। 3 चीज़ें चाहिए, मैंने आपको समझा दिया क्या क्या चीज़ें चाहिए। मिनिमम डिटेल्स PPI, फीचर क्या है मिनिमम डिटेल PPI के? अब देखिए 3 तरीके के थे ना, मिनिमम डिटेल PPI के बारे में पढ़ेंगे, फिर जिसमें बैंक अकाउंट से केवल लोडिंग होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर फुल KYC वाले बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो अब मिनिमम डिटेल PPI जो है उसके लिए पहली बात तो हमें क्या चाहिए? एक तो मोबाइल नंबर चाहिए OTP वाला, ठीक है, मोबाइल नंबर OTP वेरीफाइड। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या चाहिए? उसके नेम का डिक्लेरेशन चाहिए, नेम डिक्लेरेशन चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए? जो 7 जो है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं उनका नंबर बता दे, आइडेंटिफिकेशन नंबर बता दें, तो भी हमारा काम चल सकता है। हम उसे मिनिमम डिटेल PPI, सेमी क्लोज PPI इशू हो रहा है फ्रेंड्स, इस समय हम सेमी क्लोज PPI पर ही हैं, उसे इशू कर सकते हैं। तो अमाउंट लोडेड ड्यूरिंग एनी मंथ सेल नॉट एक्सीड 10,000। अब इसमें देखिए ज़्यादातर लिमिट 10,000 रुपये की है मिनिमम डिटेल PPI में। एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड किया सकता है? 10,000 रुपये। टोटल अमाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 1 लाख रुपये। 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। किसी भी समय पर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस अकाउंट में कितना हो सकता है? 10,000 रुपये। किसी महीने में ज़्यादा से ज़्यादा डेबिट कितना हो सकता है? 10,000 रुपये। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो खाते में लोडिंग ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये की,
किसी भी समय पर खाते में ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, खाता का मतलब यहाँ पर मैं सेमी क्लोज पीपीआई की बात कर रहा हूँ, मिनिमम डिटेल पीपीआई की बात कर रहा हूँ, खाते का मतलब ये समझिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो कन्फ्यूज। तो मिनिमम डिटेल पीपीआई की ही बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। और उसके बाद में टोटल अमाउंट टू बी डेबिटेड एंड एनी गिवन मंथ, किसी भी महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना डेबिट किया सकता है उसके अकाउंट से, 10,000 रुपये कह सकते हैं। और पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो मतलब टोटल लोडिंग है ना, टोटल अमाउंट लोडेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी हर महीने आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये लोड कर सकते हैं, पूरे साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये लोड कर सकते हैं। किसी भी समय में मतलब प्रीपेड कार्ड में 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और किसी भी महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये अपने मतलब कार्ड से डेबिट कर सकते हैं। अब ये हो गया फ्रेंड्स आपका मिनिमम डिटेल पीपीआई। और जब अकाउंट बैलेंस मतलब जो जिसमें हम लोडिंग करवाते हैं, फीचर ऑफ पीपीआई विथ लोडिंग ओनली फ्रॉम बैंक अकाउंट, वहाँ पर यहाँ पर क्या है, कैश वगैरह से लोडिंग हो जा रही है फ्रेंड्स, ओके। मिनिमम डिटेल पीपीआई जो है इसमें कैश वगैरह से लोडिंग हो जा रही है, और डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए, उसके लिए भी वही चाहिए, इसके लिए भी। अब इसमें और उसमें बस ये डिफरेंस है फ्रेंड्स, ओके। वहाँ पर क्या था, साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए लोड हो सकते थे, यहाँ पर साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 रुपये लोड हो सकते हैं। तो किसी महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कितना लोड कर सकते हैं, 10,000 रुपये। पूरे साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड कर सकते हैं, 1,20,000। किसी समय कार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस कितना हो सकता है, 10,000 रुपये हो सकता है, ठीक है। लोडिंग एंड रीलोडिंग शैल बी फ्रॉम बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि लोडिंग और रीलोडिंग जो है केवल बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही हो सकती है, कैश से नहीं होती है। आप अपने बैंक अकाउंट से या तो लोड करवाइए अपने कार्ड में, और या तो अपने क्रेडिट कार्ड से लोड करिए, उसके अलावा आप कैश से नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसी टाइप का ही कार्ड है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर एक जो ये था टोटल डेबिट ड्यूरिंग एनी गिवन मंथ जो है 10,000 रुपये था, वो वाली शर्त यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। केवल 2 चेंजेस आ रहे हैं। एक पहला चेंज ये है कि यहाँ पर 1 लाख साल भर में आउटस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में कितना लोड हो सकता है, 1 लाख रुपये। वहाँ पर कितना हो सकता है, 1,20,000 रुपये। और वहाँ यहाँ पर एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने रुपए डेबिट कर सकते हैं, 10,000 रुपये। वहाँ पर ये भी कोई कंडीशन नहीं है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम दोनों को कंपेरेटिवली यहीं पर स्टडी करें, यहीं पर ही मैं स्टडी करता हूँ, तो एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड हो सकता है, 10,000 रुपये, चाहे मिनिमम डिटेल वाला हो और चाहे बैंक अकाउंट से लोडिंग वाला हो, 10,000 रुपये ये भी है, ठीक है। मैक्सिमम लोडिंग एक साल में 1 लाख रुपये की हो सकती है इस वाले में, और 1,20,000 रुपये की हो सकती है आपके बैंक से लोडिंग वाले में। यहाँ डिफरेंस है, 1,20,000 रुपये का। आउटस्टैंडिंग किसी भी समय पे 10,000 रुपये इसमें भी हो सकते हैं, और 10,000 रुपये बैंक से लोडिंग वाले में भी हो सकते हैं। एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर महीने भर में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का डेबिट किया जा सकता है, वहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है फ्रेंड्स, ओके। याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज किया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर एम्फेसाइज जोर दे रहा हूँ। लोडिंग और रीलोडिंग इसमें बैंक अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड से ही की जा सकती है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों कार्ड की मैंने बात की, मिनिमम डिटेल सेमी कार्ड या फिर जो है आपका बैंक अकाउंट से लोड होने वाला कार्ड, दोनों केसेस में फंड ट्रांसफ़र अलाउड नहीं होता है। फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम दीज 2 टाइप्स ऑफ पीपीआई आर नॉट परमिटेड। तो सेमी क्लोज्ड जो ये है आपका बैंक से लोड होने वाला, इसमें भी फंड ट्रांसफ़र अलाउ नहीं होता है, और जो ये वाला है मिनिमम डिटेल पीपीआई, इसमें भी जो है फंड ट्रांसफ़र अलाउ नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रख करके चलेंगे। अब हम बात करेंगे फुल केवाईसी वाला जो पीपीआई है आपका, सेमी क्लोज फुल केवाईसी। अब कोई कस्टमर आया जिसके पास में केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो उसको अगर आपने वो इशू किया सेमी क्लोज कार्ड, तो पीपीआई इशू किया प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, तो क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो रीलोडेबल होते हैं, रीलोडेबल तो सभी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो है किसी भी समय 1 लाख से ज़्यादा जो है नहीं हो सकती, जबकि बाकी जो दोनों थे, देखिए टोटल 3 तरीके के हमने पढ़े। तो इसमें आउटस्टैंडिंग 10,000 है, दूसरे वाले में भी 10,000 है, इसमें 1 लाख रुपए है, बस इतना ही डिफरेंस है फ्रेंड्स, ओके। आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए हो सकती है। नो लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर टोटल क्रेडिट और डेबिट ड्यूरिंग अ मंथ। अब यहाँ पर जो वहाँ पर 10,000 रुपये ही डेबिट कर सकते थे, क्रेडिट कर सकते थे, तो वो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा डाल और निकाल सकते हैं। अब इसको यूज जो है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कह सकता है, और फंड ट्रांसफ़र के लिए भी कह सकता है। तो इस वाले में फुल केवाईसी में फंड ट्रांसफ़र अलाउ होता है फ्रेंड्स, ओके। ये जो एक एडिशनल बात है, वहाँ पर फंड ट्रांसफ़र दोनों में अलाउ नहीं था। पहले और दूसरे केस में फंड ट्रांसफ़र नॉट अलाउड है, तीसरे केस में फंड ट्रांसफ़र अलाउड है। पहले और दूसरे केस में लिमिट सेट है, लेकिन डेबिट क्रेडिट की यहाँ पर लिमिट भी सेट नहीं है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी करके अच्छे से जाइएगा फ्रेंड्स। वैसे मैंने अपनी तरफ से
कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें यहाँ पर कवर अप करवा दूँ, ठीक है। तो अब अगला शुरू होता है फ्रेंड्स यहाँ पर ओपन सिस्टम पीपीआई। फ्रेंड्स इस लेक्चर को मैं सोच रहा हूँ यहीं पर ही एंड कर देते हैं, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी जो है 30-35 मिनट का हो गया और अभी कम से कम 30 मिनट 35 मिनट और लग जाएंगे। तो बाकी का पार्ट जो है अगले पार्ट में पढ़ते हैं, बाकी की चीज़ें जो है ओपन सिस्टम पीपीआई वगैरह अगले पार्ट में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। कितने तरीके होते हैं? 3। क्लोज सिस्टम पीपीआई, दूसरा जो है सेमी क्लोज पीपीआई और तीसरा है ओपन सिस्टम पीपीआई। तो क्लोज सिस्टम पीपीआई और सेमी सिस्टम पीपीआई जो होता है इसके भी 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड्स। एक तो होता है जिसमें 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हो सकती है, दूसरे में भी 10,000 हो सकती है, तीसरे में 1 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग हो सकती है। ये होता है आपका मिनिमम डिटेल पीपीआई। दूसरा वाला जो होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है बैंक अकाउंट से लोडिंग वाला, और तीसरा होता है फुल केवाईसी वाला। तो इन सभी बातों के बारे में फ्रेंड्स हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं ओपन सिस्टम पीपीआई के बारे में फ्रेंड्स। ओके, तो ओपन सिस्टम पीपीआई क्या होता है? जो हर जगह जो है मतलब यूज हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैश विड्रॉल भी अलाउ होता है, हर चीज़ होती रहती है। तो वैसे वाले को हम ओपन सिस्टम पीपीआई कहते हैं। तो ओपन सिस्टम पीपीआई, दीज पीपीआईज आर इशूड ओनली बाय बैंक्स। पहली कंडीशन ये होती है कि इसे केवल बैंक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए जो क्लोज सिस्टम पीपीआई था उसको केवल जो है नॉन बैंक करते थे। कौन करता था? नॉन बैंक करते थे, जैसे रिलायंस ट्रेंड, बिग बाज़ार वगैरह। जो आपका सेमी क्लोज वाला है फ्रेंड्स वो बैंक प्लस नॉन बैंक दोनों कर सकते हैं, और जो आपका ओपन वाला है ये सिर्फ बैंक पर होता है। तो यहाँ पर मैंने एक साथ ही बता दिया, क्लोज सिस्टम पीपीआई केवल नॉन बैंकिंग एंटिटी इशू करती हैं। सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई बैंक एंड नॉन बैंक बोथ आर एलिजिबल टू इशू। ओपन सिस्टम पीपीआई ओनली बैंक कैन इशू। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो दीज पीपीआईज आर इशूड ओनली बाय बैंक्स एंड आर यूज्ड बाय एनी मर्चेंट। ठीक है, एट एनी मर्चेंट, किसी भी मर्चेंट पर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, रिमिटेंस फैसिलिटी, फंड ट्रांसफर, इन सभी पर्पज के लिए ओपन सिस्टम पीपीआई को यूज किया जाता है। ये ओपन सिस्टम पीपीआई इशू किया जाता है बैंक द्वारा। ठीक है, इसका यूज जो है किसी भी जो है मतलब गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए यूज किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैंक्स इशूइंग सच पीपीआई शैल आल्सो फैसिलिटेट कैश विड्रॉल एट एटीएम, पास, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। तो जो बैंक इस तरीके के ओपन सिस्टम पीपीआई इशू करेंगे उसमें कैश विड्रॉल की भी फैसिलिटी होती है। अभी तक ध्यान रखिएगा, ना तो क्लोज सिस्टम में आप इशू मतलब विड्रॉल कर सकते हैं और ना ही सेमी क्लोज में कैश विड्रॉल कर सकते हैं। केवल ओपन सिस्टम में एटीएम वगैरह से, पॉइंट ऑफ सेल पे, या बीसी एजेंट जो होते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट जो होते हैं, उनके जरिए आप कैश विड्रॉ करते हैं। सिर्फ ओपन सिस्टम में ही अलाउ होता है, ना तो क्लोज में और ना ही सेमी क्लोज में ये अलाउ होता है। तो अब यहाँ पर हम समराइज करना चाहें तो इशू किया जाता है इसे बैंक द्वारा, कैश विड्रॉल अलाउ होता है, थर्ड पार्टी यूजेज अलाउ होते हैं। अगर ये कहीं भी यूज किया सकता है, ऐसा नहीं है कि रिलायंस ट्रेंड में नहीं यूज होगा या कहीं नहीं, क्योंकि बैंक ने इशू किया है तो बात ही खत्म हो जाती है, एक तरीके से आपका डेबिट कार्ड ही हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो गई ये बात। तो आपका ओपन सिस्टम पीपीआई कौन इशू करता है? बैंक इशू करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, रेमिटेंस के लिए इसे यूज किया जा सकता है। इसमें जो है कैश विड्रॉल की फैसिलिटी भी मिलती है, चाहे आप एटीएम से विड्रॉ कर लीजिए, पॉइंट ऑफ सेल पॉस से विड्रॉ कर लीजिए, या बीसी एजेंट, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के जरिए भी कर सकते हैं। इसे इशू किया जाता है बैंक द्वारा, कैश विड्रॉल अलाउ होता है, थर्ड पार्टी यूजेज अलाउ होते हैं। अब यहाँ पर एक बार ज़रा सा क्लोज सिस्टम और सेमी क्लोज को भी मैं बता देता हूँ, एक बार यहाँ पर कंपेयर देख लीजिए। तो ये क्लोज सिस्टम में देखिए, जो क्लोज सिस्टम होता है वो नॉन बैंक द्वारा इशू होता है, नॉन बैंक द्वारा। सेमी क्लोज जो है आपका बैंक द्वारा और नॉन बैंक द्वारा, दोनों द्वारा इशू हो सकता है। जबकि आपका जो ओपन सिस्टम है वो केवल बैंक द्वारा होता है। कैश विड्रॉल इसमें अलाउ होता है ओपन सिस्टम में, ना तो कैश विड्रॉल क्लोज वाले में अलाउ होगा और ना ही सेमी क्लोज वाले में कैश विड्रॉल अलाउ होगा। थर्ड पार्टी यूजेज इसमें अलाउ होते हैं। क्लोज वाले में थर्ड पार्टी यूजेज भी अलाउ नहीं होते हैं। सेमी क्लोज वाले में अलाउ होता है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस एंटिटी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तब अलाउ होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इतनी बातें यहाँ पर अब आप कंपेयर बेसिस पर देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही क्लियर कट दिमाग में बना करके चलिएगा फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओपन सिस्टम जो पीपीआई होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन सिस्टम पीपीआई कैन बी इशूड ओनली बाय बैंक्स, हमने पहले ही जान लिया। हु हैव आरबीआई अप्रूवल टू इशू सच पीपीआई, तो इसे ऐसे पीपीआई को इशू करने के लिए आरबीआई के अप्रूवल चाहिए। तो अगर अब आरबीआई के अप्रूवल की बात करूँ तो देखिए, क्लोज सिस्टम जो क्लोज सिस्टम पीपीआई होते हैं उसके लिए केवल आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। और आरबीआई का अप्रूवल इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि कोई ऐसे रिलायंस ट्रेंड ने अपना कार्ड अगर इशू किया है तो उसे पेमेंट का पार्ट नहीं माना जाता है, इसलिए आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। जबकि सेमी क्लोज के लिए
और जो है ओपन, दोनों के लिए आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, चाहे बैंक इशू करे चाहे नॉन बैंक इशू करे। ओपन वाला बैंक इशू करते हैं केवल, सेमी वाला बैंक और नॉन बैंक दोनों इशू करते हैं, क्लोज वाला केवल नॉन बैंक इशू करते हैं। अब देर इज ओनली वन टाइप ऑफ ओपन सिस्टम पीपीआई। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका क्लोज सिस्टम पीपीआई था उसमें कोई टाइप नहीं था, सेमी क्लोज वाले 3 टाइप के हुए, सेमी क्लोज वाले 3 टाइप के हुए फ्रेंड्स। आउटस्टैंडिंग 10,000 वाला एक हुआ, दूसरा आउटस्टैंडिंग 10,000 वाला हुआ, और एक आउटस्टैंडिंग 1 लाख वाला हुआ। 10,000 वाला मिनिमम डिटेल है ना, मिनिमम डिटेल पीपीआई बोला गया। दूसरे वाले को बैंक आपका दूसरे वाले को बोला गया था, हाँ, बैंक अकाउंट से लोडिंग वाला बोला गया था। और तीसरे वाले को हम बोलते हैं इसे बोलते हैं फुल केवाईसी पीपीआई। सेमी क्लोज के, मैं सेमी क्लोज के टाइप बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको। देखिए रिलेटिवली हम पढ़ते चलेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो ही आपको याद रहेगा, वरना वहाँ 1 मिनट में भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो देर इज ओनली वन टाइप ऑफ ओपन सिस्टम पीपीआई। ओपन सिस्टम पीपीआई सिर्फ एक टाइप की हो सकती है विथ बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपये, जिसमें 1 लाख रुपये का बैलेंस हो सकता है, विच कैन बी इशूड आफ्टर कंप्लीटिंग केवाईसी ऑफ द पीपीआई होल्डर। तो फुल केवाईसी पीपीआई ही इशू हो सकता है। अब हमें यहाँ पर बात क्लियर हो जाती है कि अगर ओपन सिस्टम पीपीआई कोई इशू करवाना चाहता है कस्टमर, तो फुल केवाईसी के बगैर वो संभव नहीं है। इसमें आउटस्टैंडिंग किसी भी मोमेंट पर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग, किसी भी समय पर बैलेंस की आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए हो सकती है, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद में फीचर्स देखेंगे ओपन सिस्टम पीपीआई के। रीलोडेबल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रीलोड किए जा सकते हैं। द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग शैल नॉट एक्सीड 1 लाख, किसी भी समय में 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है। रीलोडेबल है। फुल केवाईसी जहाँ भी होगी फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए ही होगी, चाहे वो आपका फुल केवाईसी सेमी क्लोज हो तब भी आउटस्टैंडिंग 1 लाख है, और फुल केवाईसी आपका ओपन सिस्टम वाला होता ही होता है तो उसमें भी आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए ही होती है। इसे परचेज करने के लिए, फंड ट्रांसफ़र के लिए और कैश विड्रॉल, तीनों काम के लिए यूज कर सकते हैं। ये बात हमने पहले ही समझ ली है। अब एक यहाँ पर बात होती है कि कोई लिमिट है क्या जो है पीपीआई में, बाई कैश या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर हम लोडिंग करना चाहते हैं तो क्या कैश लोड करने की पीपीआई में कोई लिमिट है? तो यस फ्रेंड्स, कैश लोडिंग ऑफ पीपीआई लिमिटेड टू 50,000 रुपये पर मंथ। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि अगर आप कैश लोड करवाना चाहते हैं, कैश से लोडिंग करवाना चाहते हैं अपने पीपीआई को, तो मैक्सिमम जो है 50,000 रुपये 1 महीने में आपके पीपीआई में लोड हो सकता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ मैं पीपीआई की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर पीपीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ओपन सेमी या जो भी हो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो किसी भी पीपीआई में आप ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये हर महीने कैश के तौर पर लोड कर सकते हैं। एंड द लोडिंग ऑफ पीपीआई वाया इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन मीन इज सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ द पीपीआई। और अगर आप कैश से कर रहे हैं तो मैक्सिमम 50,000 लोड कर सकते हैं 1 महीने में, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से या ऑनलाइन करना चाहते हैं तो जो ओवरऑल पीपीआई की लिमिट है, अगर मान लीजिए ओवरऑल लिमिट 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो फीचर्स ऑफ ओपन सिस्टम पीपीआई में हमने क्या देखा, रीलोडेबल होते हैं, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मतलब किसी भी समय में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए हो सकती है। इसे गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए, कैश को विड्रॉ करने के लिए यूज किया सकता है। पीपीआई में मैं लोडिंग करवाना चाहता हूँ बैलेंस और कैश के थ्रू करवाना चाहता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में मैं 50,000 रुपये लोड करवा सकता हूँ। मतलब मुझे पीपीआई में कैश लोड करना है, मतलब बैलेंस लोड करना है, लेकिन कैश ले गया हूँ, नकदी लेकर मैं ब्रांच में गया तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में 50,000 रुपये मेरे खाते में लोड करेगी। अगर मैं उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अपने पीपीआई में बैलेंस लोड करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, तो जो ये पीपीआई की लिमिट है उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि आप कितना लोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नकदी लेकर के जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में 50,000 रुपये लोड हो सकते हैं किसी भी पीपीआई में। अब अगर कहीं पर गाइडलाइन ही है कि 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये ही लोड हो सकते हैं तो ये वाली बात तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जैसे मिनिमम डिटेल पीपीआई जो होता है उसमें महीने में कितना लोड कर सकते हैं, 10,000 रुपये तो लोड कर सकते हैं। तो जब उसमें 10,000 लोड कर सकते हैं तो 50,000 कहाँ से आ जाएगा? तो वहाँ पर उसी की गाइडलाइन चलेंगी जो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की गाइडलाइन है। अब यहाँ पर कुछ जनरल गाइडलाइन ओपन सिस्टम पीपीआई के बारे में बात करेंगे। अमाउंट आउटस्टैंडिंग शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपये, ये हमने पहले ही देख लिया कि ओपन सिस्टम पीपीआई में किसी भी मोमेंट पर जो आउटस्टैंडिंग है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसके अलावा बैंक शैल प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बैंक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि अगर पीपीआई होल्डर चाहे तो वो अपने बेनिफिशियरी को ऐड कर सकता है।
पीपीआई चाहे होल्डर चाहे तो अपने बेनिफिशियरी को ऐड कर सकता है। ऐड करने के लिए उसे अपने बेनिफिशियरी जिसको भी पैसे भेजने हैं उसकी बैंक अकाउंट डिटेल देनी होगी, या अदर पीपीआई अगर वो चाहता है, मतलब एक कार्ड से प्रीपेड कार्ड से दूसरे प्रीपेड कार्ड में भेजना चाहता है तो उसकी डिटेल दे दें। अगर एक प्रीपेड कार्ड से दूसरे अकाउंट में भेजना चाहता है तो इस अकाउंट की डिटेल दे दें। वो डिटेल उसको देनी पड़ेगी, जिसके जरिए वो क्या करेगा, अपने बेनिफिशियरी ऐड कर पाएगा। ठीक है। अब जो पीपीआई दूसरा पीपीआई होगा वो सेम इश्यूअर का हो सकता है या डिफरेंट इश्यूअर का भी हो सकता है, बशर्ते की परमिशन होनी चाहिए। तो बैंक क्या करेगा यहाँ पर कि फैसिलिटी देगा बेनिफिशियरी ऐड करने की। जैसे हम लोग नहीं ऐड करते हैं अपने नेट बैंकिंग वगैरह में, बेनिफिशियरी ऐड करते हैं और उसके बाद में उसको पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं, तो उसी तरीके से पीपीआई में भी आपको बेनिफिशियरी ऐड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप बैंक अकाउंट डिटेल दे करके भी ऐड करवा सकते हैं। अगर दूसरे पीपीआई में ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से दूसरे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पीपीआई इशूड बाय द सेम इश्यूअर या डिफरेंट इश्यूअर से, अगर सेम इश्यूअर का है तो भी ठीक है। जैसे सेम इश्यूअर मतलब हो गया, जैसे रिलायंस ट्रेंड का रिलायंस ट्रेंड में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या रिलायंस ट्रेंड से बिग बाज़ार में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उस तरीके से इश्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी किया जा सकता है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो ये आपका एक बार आपने बेनिफिशियरी रजिस्टर कर दिया तो आप जो है जो फंड ट्रांसफ़र की लिमिट है वो 1 लाख रुपए हो जाती है। और अगर आप बेनिफिशियरी नहीं रजिस्टर करते हैं तो जो फंड ट्रांसफ़र की लिमिट होती है 10,000 रुपये पर मंथ होती है। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर जो है आपका बेनिफिशियरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पीपीआई में तो मैक्सिमम महीने में 1 लाख रुपए पर मंथ की ट्रांसफ़र की लिमिट होती है पर बेनिफिशियरी के हिसाब से, ध्यान रखेंगे। तो ट्रांसफ़र लिमिट शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपए पर मंथ पर बेनिफिशियरी। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपका रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है तो आप जो है हर महीने उसको 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो ऑल अदर केसेस में जो ट्रांसफ़र की लिमिट है वो सिर्फ 10,000 रुपये महीने ही होती है। पीपीआई इशूअर शैल सेट द लिमिट विद इन देयर सीलिंग टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ रिस्क प्रोफाइल ऑफ द पीपीआई होल्डर। तो जो पीपीआई इशूअर है, जो बैंक है, वो अगर पीपीआई इशू करेगा तो ये जो लिमिट है उसको अपने हिसाब से सेट कर देगा, जिस हिसाब से कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल हो या जितने जो भी ऑपरेशनल रिस्क वगैरह के चांसेज हो उस हिसाब से ये लिमिट सेट भी की जा सकती है। लेकिन ये ब्रॉडर गाइडलाइन यही है फ्रेंड्स। ओके, तो जनरल गाइडलाइन हमने ओपन सिस्टम पीपीआई के बारे में क्या देखा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग किसी भी समय पर 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है। उसके बाद में बैंक जो है प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी का कॉन्सेप्ट देगा, यानी कि पीपीआई होल्डर चाहे तो अपने बेनिफिशियरी ऐड करवा सकता है। वो बेनिफिशियरी 2 तरीके से ऐड करवा सकता है, अकाउंट की डिटेल दे करके या दूसरे पीपीआई की डिटेल दे करके बेनिफिशियरी ऐड करवा देगा। एक बार बेनिफिशियरी अगर आपने ऐड करवा दिया तो इनको आप जो है पर बेनिफिशियरी 1 लाख रुपये 1 महीने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपने प्री रजिस्टर नहीं करवाया है तो मैक्सिमम आप 10,000 रुपये का फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस ये इतना डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में फंड ट्रांसफ़र की लिमिट ऑल अदर केसेस में अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो 10,000 रुपये पर महीने ही होती है। अब कुछ जनरल गाइडलाइन हम यहाँ पर देखेंगे पीपीआई की। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने ये जो गाइडलाइंस बताई हैं फ्रेंड्स आपको, ये ओपन सिस्टम पीपीआई की बताई है, ओपन सिस्टम पीपीआई की बताई है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ जनरल पीपीआई की बात कर रहा हूँ, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, सभी पर लागू होगी। तो ऑल द पीपीआई इशूड इन द कंट्री हैव अ मिनिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू होगा तो उसकी जो वैलिडिटी कम से कम 1 साल होनी चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, समझ लीजिए। फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट लोडिंग और रीलोडिंग ऑफ द पीपीआई, जब लास्ट बार जो है लोड किया गया, रीलोड किया गया है पीपीआई को, उससे 1 साल इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर पीपीआई इशूअर आर फ्री टू इशू पीपीआई विथ अ लॉन्गर वैलिडिटी, अगर कोई 3 साल 4 साल का भी पीपीआई इशू करना चाहता है वैलिडिटी के साथ तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कम से कम कितने साल की वैलिडिटी होनी चाहिए किसी भी पीपीआई की, 1 साल तो होनी चाहिए। इन केस ऑफ पीपीआई इशू इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, अब किसी ने जो पीपीआई है उसे कार्ड के रूप में अगर इशू किया हुआ है और उस पर डेट लिखी हुई, मान लीजिए अप्रैल 2021 ऐसे लिखा हुआ है, जब तो इस केस में क्या होगा, जब ये डेट एक्सपायर करेगी मतलब वैलिडिटी की, तो वो उसका रिप्लेसमेंट कस्टमर सीख कर सकता है, चाहे तो अपने जो है ईश्वर से मांग सकता है कि अब आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। तो जनरल गाइडलाइन में हमने ये देखा कि कोई भी पीपीआई जो हमारे देश में इशू होगा उसकी मिनिमम वैलिडिटी पीरियड 1 साल होती है फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट लोडिंग और लास्ट रीलोडिंग ऑफ द पीपीआई। जब लास्ट बार लोड या रिलोड किया गया है उससे 1 साल की वैलिडिटी मिनिमम होनी चाहिए। ज़्यादा समय की वैलिडिटी के साथ में आप जो है पीपीआई इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस पीपीआई इशूअर कार्ड के रूप में इशू होता है जिसमें वैलिडिटी पीरियड जो है कार्ड पर लिखी हुई है, तो कस्टमर जो है ऑप्शन होता है कि वो रिप्लेसमेंट ले सकता है जब कार्ड एक्सपायर कर जाए। तो अब
इशुइंग, लोडिंग, रीलोडिंग पीपीआई में होती है, उसकी गाइडलाइंस देखेंगे। इशुएंस कैसे और लोडिंग रीलोडिंग से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है उसके बारे में हम यहाँ पर पीपीआई के बारे में देख रहे हैं फ्रेंड। तो पीपीआई इशुअर शैल हैव अ क्लियर लेड डाउन पॉलिसी डेली अप्रूव्ड बाय देयर बोर्ड फॉर द इशुएंस ऑफ वेरियस टाइप एंड कैटेगरी ऑफ पीपीआई एंड ऑल अदर एक्टिविटीज रिलेटेड। तो कहने मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पीपीआई इशू करना चाहता है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाहता है, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अप्रूव्ड एक जो है क्लियर कट जो है पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि डिफरेंट टाइप के जो वो आपके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा और अदर एक्टिविटीज़ उसके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। पीपीआई इश्योर सेल इंश्योर दैट नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन पीपीआई बैलेंस। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो हर महीने अपने प्रीपेड कार्ड में 10-10 हज़ार रुपये जमा कर रहा है और उसके खाते में उसके मतलब कार्ड में 1 लाख रुपए डिपॉजिट हो गए हैं कुल मिला करके। तो कस्टमर आकर के बोलता है कि मैंने अपने कार्ड में 1 लाख रुपए जमा किया है, आप इस पर मुझे इंटरेस्ट तो दीजिए ही दीजिए 4% का जो सेविंग का मिलता है। तो बैंक बिल्कुल नहीं अलाउ करेगा। ध्यान रखिएगा, पीपीआई जो बैलेंस होता है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। पीपीआई में आप 1 करोड़ रुपए जो है अपने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में 1 करोड़ रुपए रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक भी पैसा मिलेगा नहीं। 1 करोड़ आप रख नहीं पाएंगे क्योंकि गाइडलाइन यही है कि किसी भी समय पर जो बैलेंस है अगर फुल केवाईसी है तब भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं किसी भी मोमेंट पे। तो लेकिन चाहे जो भी आप रख लीजिए, कोई भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं। 10,000 20,000 जो भी है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। पीपीआई शैल बी परमिटेड टू बी लोडेड रीलोडेड बाई कैश। देखिए, अब पीपीआई जो है वो लोडिंग और रीलोडिंग की जा सकती है कैश के द्वारा, नकदी से, बैंक अकाउंट को डेबिट करके, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, या कोई दूसरा पीपीआई से भी जो है किया सकता है, दूसरे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से भी किया सकता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जनरल गाइडलाइन है फ्रेंड्स। अब कई जगहों पर जैसे हमने देखा है, एक वो सेमी क्लोज्ड पीपीआई जो था उसमें यह था कि वो बैंक अकाउंट से ही लोड होता है, तो उस केस में आप कैश से नहीं कर सकते। जो उनकी गाइडलाइन है वो तो उनकी रहेंगी ही रहेंगी। अगर कोई जनरल गाइडलाइन है तो वो सबके लिए लागू होती है, किसी एक के लिए नहीं लागू होती हैं। जैसे समझिए, अगर ओवरऑल लिमिट मैंने कहा 1 लाख रुपए है, हर एक कार्ड की ओवरऑल लिमिट 1 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर कार्ड है जिसकी लिमिट 10,000 रुपये ही बताई गई है, तो ये वाला लागू नहीं होता है। जनरल गाइडलाइन लागू नहीं होती है, उस पर उसकी खुद की जो है गाइडलाइन लागू होती है फ्रेंड्स। ओके, तो किसी भी पीपीआई में हम लोडिंग, कैश लोडिंग कर सकते हैं, बैलेंस लोड कर सकते हैं कैश के द्वारा, अकाउंट को डेबिट करके, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के द्वारा, या दूसरे पीपीआई के द्वारा कर सकते हैं। अब जिसमें अलाउड नहीं है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि सिर्फ बैंक अकाउंट से ही होगा, तो उस केस में आप कैश से नहीं करवा पाएंगे, उस केस में आप जो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से नहीं करवा पाएंगे। तो ये बात समझ के रखिएगा वहाँ पे। द इलेक्ट्रॉनिक लोडिंग एंड रीलोडिंग ऑफ पीपीआई शैल बी डन थ्रू पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूड ओनली बाई रेगुलेटिंग एंटिटीज इन इंडिया। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से लोडिंग कर रहे हैं, नेट बैंकिंग वगैरह का यूज करके अगर आप बैलेंस लोड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि मतलब जो भी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आप यूज कीजिए वो हमारे देश की जो रेगुलेटेड एंटिटी है इंडिया की, आरबीआई वगैरह द्वारा अप्रूव होना चाहिए और सिर्फ इंडियन रुपए में होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप डॉलर वगैरह में नहीं लोड कर सकते हैं कोई भी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप यूएस से आए और वहाँ से कोई वो चेक ले करके चले आए, तो वो सब यहाँ अलाउ नहीं होगा। वही चीज़ यूज हो सकती है जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो है रेगुलेटेड एंटिटी जो हमारे देश की हैं, आरबीआई वगैरह, उनके द्वारा परमिटेड होना चाहिए। अब पीपीआई में कैश लोडिंग, अगर आप नकदी लोड करना चाहते हैं तो पीपीआई में मैक्सिमम हर महीने 50,000 रुपये ही लोड किए सकते हैं। कैश लोडिंग की बात कर रहा हूँ, नकदी आप ब्रांच में ले करके गए तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी लेकर गए, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये हर महीने आप लोड कर सकते हैं। द पीपीआई में भी इशूड एज कार्ड, पीपीआई को कार्ड के तौर पर, वॉलेट के तौर पर, है ना, इशू किया जा सकता है। एंड एनी अदर फॉर्म, या किसी दूसरे रूप में भी इशू किया जा सकता है। कार्ड भी हो सकता है, वॉलेट भी हो सकता है, या किसी दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, बशर्ते कि वो पीपीआई आपको आपके अकाउंट को एक्सेस दिलवा सके, आपकी जो आपके अमाउंट की एक्सेस दिलवा सके जो भी उस कार्ड पर लोडेड है। द बैंक शैल बी परमिटेड टू इशू एंड रीलोड पीपीआई एट देयर ब्रांचेज। तो बैंकों को चाहिए कि वो अपन जो अगर कस्टमर लोड या रीलोड करवाना चाहता है अपना पीपीआई, तो वो ब्रांचेज में भी हो जाए, एटीएम पे भी हो जाए, और बीसीज बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट के द्वारा भी हो जाना चाहिए। इतनी फैसिलिटी बैंकों को देनी चाहिए कि अगर किसी ने पीपीआई इशू करवा दिया है ना, उसे रीलोड करवाना चाहता है, तो वो ब्रांच में भी कर सकता है, एटीएम पर जा करके भी अपने खाते में, मतलब अपने कार्ड में पैसे लोड कर सके, और बीसी एजेंट के थ्रू भी जो है पैसे लोड करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस थी फ्रेंड्स आपकी
जो पीपीआई की इशुएंस लोडिंग रीलोडिंग से रिलेटेड थी। तो पीपीआई इशूअर को पहली बात ये कि जो भी पीपीआई इशूअर होगा उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवा करके एक क्लियर कट जो है पॉलिसी बनवानी पड़ेगी। किसके लिए? अपने पीपीआई कार्ड्स के लिए। उसके बाद में पीपीआई इशूअर शैल इंश्योर कि कोई भी इंटरेस्ट ना पे किया जाए पीपीआई बैलेंस पर। ये बात ध्यान रखने की है कि पीपीआई बैलेंस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है बैंक द्वारा। पीपीआई शैल बी परमिटेड टू लोड रीलोड, है ना। तो पीपीआई को अगर आपको बैलेंस डलवाना है, लोड करवाना है, रीलोड करवाना है तो आप नकदी से भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करके भी किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड से भी किया जा सकता है, डेबिट कार्ड से भी किया जा सकता है, या दूसरे पीपीआई से भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अगर आप लोडिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लोडिंग रीलोडिंग कर रहे हैं पीपीआई की, तो याद रखिएगा कि जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं वो रेगुलेटेड एंटिटी ऑफ इंडिया द्वारा मतलब अथराइज होना चाहिए और सिर्फ इंडियन रुपए में होना चाहिए। अगर कैश अपने पीपीआई में आप कैश ले जा करके ब्रांच में लोड करवाना चाहते हो तो हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये ही कैश के रूप में आप लोड करवा सकते हैं। पीपीआई कार्ड के रूप में, वॉलेट के रूप में इशू किया सकता है या किसी और फॉर्म में भी इशू किया सकता है, ठीक है, बशर्ते कि वो जो भी अमाउंट है उसका एक्सेस आपको दिलवा पाए। बैंक जो है परमिट करेंगे अपने सभी कस्टमर्स को कि वो पीपीआई को अगर रीलोड करना चाहते हैं तो वो ब्रांचों में भी आकर के रीलोड करवा सकते हैं, एटीएम पे जा करके भी रीलोड करवा सकते हैं, और साथ ही साथ अपने बीसी एजेंट्स जो हमारे बैंकों के होते हैं अपॉइंटेड बाई बैंक, उनसे भी ये रीलोडिंग करवाई जा सके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजैक्शन करनी है, मतलब हमें इस मतलब पीपीआई का यूज करके क्या हम विदेशों में पैसा भेज सकते हैं? समझिए ऐसे सीधे सीधे कि क्या हमें विदेशों में पैसे भेजने की परमिशन होती है, तो अगर होती है तो कौन से कार्ड में होती है, ये बातें हमें यहाँ पर समझनी हैं। तो फुल केवाईसी, सेमी क्लोज्ड या ओपन सिस्टम पीपीआई जो है यूज किया सकता है। फुल केवाईसी वाला सेमी क्लोज्ड और ओपन सिस्टम पीपीआई में हमने जाना ही है कि ये केवल फुल केवाईसी होता ही होता है ना। ओपन सिस्टम सिर्फ एक ही टाइप होता है, वो भी फुल केवाईसी होता है। तो जिसमें फुल केवाईसी हुई हो, चाहे वो सेमी क्लोज्ड वाला हो या ओपन सिस्टम का बिना फुल केवाईसी का इशू ही नहीं होता है। इशूड बाई अथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक, अगर वो AD1 कैटेगरी बैंक से इशू हुआ है तो ये कैन बी यूज टू क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन फॉर परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अंडर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इसे यूज किया जा सकता है। तो पहली बात ये कि क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए कौन कौन से कार्ड एलिजिबल होते हैं? ओपन सिस्टम पीपीआई इशू एलिजिबल होता है और फुल केवाईसी सेमी क्लोज्ड पीपीआई एलिजिबल होता है, ठीक है। ये क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए यूज किया सकते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया सकते हैं, बशर्ते कि वो ट्रांजैक्शन जो है फेमा एक्ट के तहत परमिसिबल होनी चाहिए, यानी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। कुछ आपने सामान वगैरह या गुड्स या सर्विसेज परचेज की हैं तो उसके लिए यूज होना चाहिए। दिस फैसिलिटी शैल बी इनेबल्ड ओनली ऑन एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट ऑफ पीपीआई होल्डर। जब तक प्रीपेड कार्ड होल्डर जो है आपसे रिक्वेस्ट ना करे तब तक जो है आपको ये फैसिलिटी नहीं देनी है। जब वो आकर के रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ मुझे विदेशों में कोई पेमेंट करनी है, उसी केस में आप उसको जो है ये फैसिलिटी देंगे कि हाँ ठीक है, अब आप जो है विदेशों में भी पैसा इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन की लिमिट देखते हैं फ्रेंड्स वहाँ पर, तो पर ट्रांजैक्शन लिमिट जो है 10,000 रुपये है और पूरे महीने की जो लिमिट है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसमें आउटवर्ड ट्रांजैक्शन आपको करनी है करिए, लेकिन पर ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 हो सकता है और पर मंथ आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये यूज किए जा सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। अब सवाल यहाँ पर ये है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शनें हैं जो अलाउड हैं और कौन कौन सी हैं जो ट्रांजैक्शनें नहीं अलाउड हैं। तो देखिए ट्रांजैक्शन अलाउड वही हैं जो करंट अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है फ्रेंड, ठीक है। तो परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अंडर फेमा एक्ट, है ना, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है इसको यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनको फॉलो करना होगा। ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड, अब कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं अलाउड है? तो जो LRS एक्टिव होता है फ्रेंड्स आपकी स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होती है, जिसके तहत आप $2.5 लाख जो है भेज सकते हैं विदेशों में, उस स्कीम को यहाँ पर यूज नहीं किया सकता है। एनी क्रॉस बॉर्डर फंड और LRS स्कीम, एनी क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र फॉर मेकिंग रेमिटेंस अंडर LRS अलाउ नहीं होता है। ध्यान रखेंगे कि आपको LRS में अगर आप PPI यूज करके जो है पैसा भेजना चाहते हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसके तहत कोई भी भारतीय $2.5 लाख जो है साल भर में विदेशों में भेज सकता है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से, ठीक है। लेकिन वो चीज़ PPI के थ्रू नहीं की जा सकती है। दूसरा, ऑनलाइन मर्चेंट का जो अकाउंट है उसको प्री फंड अगर आप करना चाहते हैं, सर्विसेज लेने से पहले ही पैसा अगर देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं होता है, ठीक है।
अब इन केस दिस फैसिलिटी इज मेड अवेलेबल बाय इशूइंग पीपीआई इन कार्ड फॉर्म। तो अगर मान लीजिए कि आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करनी ही है, मान लेते हैं कि आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करनी है, तो पीपीआई जो होगा वो कार्ड फॉर्म में दिया जाएगा, और ये जो कार्ड होगा वो ईएमबी चिप और पिन वाला होना चाहिए, इसका कंप्लाइंट हो जाएगा। ईएमबी चिप और पिन कंप्लाइंट कार्ड ही आपको दिया जाएगा, तभी आप ये आउटवर्ड रेमिटेंस कर सकेंगे, विदेशों में पैसा भेज सकेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो पीपीआई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए हमने समझ लिया दो कार्ड अलाउ होते हैं, ओपन सिस्टम पीपीआई और फुल्ली केवाईसी सेमी क्लोज्ड पीपीआई, दोनों यूज कर सकते हैं। ओपन सिस्टम पीपीआई जब तक फुल केवाईसी नहीं होगा फ्रेंड तब तक इशू नहीं होता, ध्यान रखेंगे एकदम इस बात को, एकदम मतलब जो है जैसे भी समझ लीजिए। ओपन सिस्टम पीपीआई आपका तभी इशू होगा जब आप फुल केवाईसी करेंगे, अदरवाइज ओपन सिस्टम पीपीआई कैन नॉट बी इशूड, क्योंकि इसे बैंक इशू करता है और बैंक बगैर केवाईसी के नहीं करेगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ये दो कार्ड हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजैक्शन के लिए। बेसिकली आप इसको जो है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के पर्पज़ से यूज करते हैं फेमा के तहत, जैसे गुड्स या सर्विस परचेज करनी है, ठीक है। और ये जब पीपीआई होल्डर आपसे रिक्वेस्ट करेगा आकर के रिटर्न में देगा, तभी आप इस फैसिलिटी को इनेबल करते हैं। इसमें जो ट्रांजैक्शन लिमिट होती है फॉरेन मतलब आउटवर्ड ट्रांजैक्शन, मतलब हम अपने देश से विदेश में पैसा भेजेंगे तो पर ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये भेज सकते हैं, और एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये भेजे जा सकते हैं इस कार्ड को यूज करके। ट्रांजैक्शन कौन सी अलाउड होती हैं, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जैसे कोई भी गुड्स और सर्विस परचेज किया है तो उसके लिए जो है आप यूज कर सकते हैं, वो भी फेमा एक्ट के तहत होनी चाहिए जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं। और कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं अलाउड हैं, तो जो LRS स्कीम होती है, लिबरलाइज लिमिटेड स्कीम होती है, इसके तहत 2,50,000 रुपये हर साल जो है कोई भी व्यक्ति $2,50,000 भेजा जा सकता है विदेशों में, तो उस स्कीम में ये पैसा नहीं भेजा जा सकता है, मतलब हम उस स्कीम में के तहत पीपीआई को यूज नहीं कर सकते हैं। और प्री फंडिंग ऑफ ऑनलाइन मर्चेंट अकाउंट, अगर कोई ऑनलाइन मर्चेंट अकाउंट है जिसकी अकाउंट की प्री फंडिंग करनी है तो वो भी अलाउ नहीं होती है। अब अगर आपको ये फैसिलिटी लेनी है तो उस केस में आपको कार्ड दिया जाएगा, कार्ड फॉर्म में पीपीआई दी जाएगी, और वो ईएमबी चिप और पिन कंप्लाइंट होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स, हमने लगभग पीपीआई के बारे में जितना कुछ भी हम जान सकते थे, मुझे जितना भी रिसोर्सेज मिले उससे मैंने जाना है और बताया आपको। अब देखिए इसमें एक बात जो यहाँ पर रह जाती है, लिखना भूल गया हूँ मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। देखिए जैसे आउटवर्ड ट्रांजैक्शन है वैसे ही क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड ट्रांजैक्शन भी अलाउ होती है फ्रेंड्स। ओके, इनवर्ड ट्रांजैक्शन भी अलाउ होती है, बशर्ते कि याद रखिएगा कि जो पीपीआई होगा आपका जो पीपीआई होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये जो है विदेशों से, मतलब आपके पीपीआई में एक साथ में आ सकते हैं, बस इतनी ही कंडीशन होती है। पीपीआई से विदेशों से पैसा आ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये आ सकता है एक बार में, बस इतनी ही कंडीशन होती है। इनवर्ड ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, विदेशों से पैसा आपके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है, पीपीआई में आ रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी कस्टमर को 80,000 रुपये आने हैं विदेश से, ठीक है, 80,000 रुपये विदेश से आने हैं, और वो आपसे कहता है कि सर 80,000 रुपये आने हैं, ऐसा करिए कि 50,000 रुपये हमारे पीपीआई में डाल दीजिए और बाकी का 30,000 रुपये हमारे खाते में डाल दीजिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर 50,000 रुपये तक है तो वही पैसा पीपीआई में डायरेक्ट आएगा, स्प्लिटिंग अलाउ नहीं होती है। अगर 50,000 से एक भी रुपया ज़्यादा हुआ तो वो आपके पीपीआई में नहीं आ सकता है, वो सिर्फ आपके अकाउंट में ही आ सकता है। क्लियर हो गई? तो 80,000 रुपये उसके खाते में आने थे, तो उसने कहा कि 50,000 पीपीआई में ले लेते हैं और 30,000 रुपये अकाउंट में, तो ये पॉसिबल नहीं, स्प्लिटिंग इज नॉट पॉसिबल। अगर ये 80,000 की जगह सिर्फ 50,000 रुपये होता तो सीधे उसके अकाउंट में, सीधे उसके पीपीआई में आ जाता, लेकिन अब 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो सीधे पूरा का पूरा पैसा अकाउंट में आता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात थी जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ फ्रेंड्स। तो आई होप अब आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। पीपीआई से 5 नंबर की केस हिस्ट्री पिछली बार आई थी, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाइएगा, खास करके वही वो आपका जो सेमी क्लोज्ड वाला था उसी से ही ज़्यादा पूछा गया था। उसमें उन्होंने पूछा कि कस्टमर आया है, उसका केवाईसी नहीं है, तो आप बताइए कि क्या आप उसको कौन सा कार्ड इशू कर सकते हैं, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग कितनी हो सकती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना। देखिए जैसे कोई कस्टमर आया और आपसे पूछा, उसने कहा कि मेरे पास केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो आप उससे मिनिमम क्या क्या मांगेंगे। तो यही बात है कि उसके पास मोबाइल नंबर ओटीपी वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन आप नेम देना चाहिए और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना चाहिए, है ना। इतनी बातें होनी चाहिए। उसके बाद में मान लो अगर कस्टमर आपके पास आता है तो उसको आपने कोई कौन सा कार्ड इशू करोगे, तो हम मिनिमम डिटेल पीपीआई मान लीजिए इशू कर दिया, तो उसमें मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग कितनी हो सकती है किसी समय पे। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे फ्रेंड्स। ओके, आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।